जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज आपको दोस्तों बताएंगे कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। मेहनत के साथ साथ धैर्य का भी उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन में भोजन की आवश्यकता है। एक आपको दोस्तों कहानी बताते हैं। महात्मा बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में भिक्षा मांगने गए थे। वहां पर किसी ने जगह जगह पे गड्ढा खोल रखा था। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ये जगह जगह पे गड्ढे क्यों खोले गए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने पानी निकालने के लिए जगह जगह पे गड्ढे खोल दिया। अगर वह एक ही जगह गड्ढा खोलता तो उसको पानी अवश्य ही मिलता। कहने का मतलब है दोस्तों, मेहनत तो ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको सीखने को जरूर ही मिला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, मेहनत के साथ साथ धैर्य को भी धारण कीजिए। तो दोस्तों आइए हम उसके मौर्य काल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल के बारे में। तो चलिए उसी जोश और उत्साह के साथ आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए, मौर्योत्तर काल, इसके पहले हम आपको बता दिए थे बृहद्रथ वंश, उसके बाद हार्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद आएगा नंद वंश के बाद मौर्य वंश। और मौर्य वंश तो आपको कौन कौन पढ़ा देते? बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश, हार्यक वंश, उसके शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और तब आता है मौर्योत्तर काल। मतलब ये 1 2 3 4 5 वंश के बाद होता है मौर्योत्तर, मतलब मौर्य काल के बाद के। तो मौर्य काल के बाद के 3 वंश आते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो मौर्य काल के पहले जो है 1 2 3 4 5 पढ़ना है मौर्य काल को मिला के, उसके बाद 3 वंश को पढ़ना है। बृहद्रथ वंश आपको बताया था कि सबसे पहले अगर पाटलिपुत्र पे किसी ने अपनी स्थापना की तो बृहद्रथ वंश वास्तविक शासक के रूप में हार्यक वंश को माना जाता है, जिसमें कौन था? तो आपको बिंबिसार था। मौर्य काल के बारे में आपको बता दें कि मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य युग के बाद के शासक कौन हुए, इसको भी हम 2 भाग में पढ़ेंगे दोस्तों। आखिर ये मौर्योत्तर काल जब मौर्यों का पतन होना शुरू हो गया, और आपको पता है कि जब महान अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया, जिसके कारण मौर्य काल का पतन होना शुरू हो गया। और जैसे ही मौर्य काल का पतन हुआ, आपको सबसे पहले अगर कोई देश आजाद हुआ था, अपने आप को स्वतंत्र किया, तो वो था आपको अफगानिस्तान, जहां का उस समय का शासक कौन था? डायमेकस था। ठीक है, तो क्यों ये आजाद होने लगे? क्योंकि जब आपका जो ये अफगानिस्तान ईरान तक जो अशोक था उसमें ईरान तक, और नीचे इधर आइए तो साउथ में आपको आज के डेट में कहा जाए तो कर्नाटका तक का, चेन्नई तमिलनाडु तक का पूरा एरिया जो है चंद्रगुप्त अशोक के शासनकाल में था। लेकिन जैसे ही उनका पतन शुरू होने लगा, सभी अपने आप को स्वतंत्र, इधर कालिंग स्वतंत्र अपने आप कर लिया, उधर अफगानिस्तान स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है मौर्योत्तर काल के बाद के शासकों को भी 2 भाग में बांट दिया गया। अगर आपका ये समझ लीजिए भारत है, अगर सपोज कर लीजिए ये आपका अगर भारत है, तो इधर जो मध्य में है वो तो मगध के शासक थे, और मगध के शासक में कौन कौन थे? मगध तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। क्योंकि ऑलरेडी बृहद्वंश, हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए तो इधर का अफगानिस्तान, ईरान, इधर के भी जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के शासक जो है भारत पर आक्रमण किए।
तो वही हमने लिखा है कि मगध के शासक शुंग वंश, कन्नौज वंश, सातवाहन वंश, और मध्य एशिया के शासक जो भारत पर आक्रमण किए तो हिंद यूनानी वंश, शाक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश, ये विदेशी थे जो भारत पे आक्रमण किए। तो यहाँ तक आपको समझ में कोई एक तरफ मतलब आपको इधर मगध का शासन चल रहा था तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण चल रहा था। और आपको बता दें कि इधर से ज्यादा आक्रमण का खतरा उस समय नहीं था। वो इसलिए नहीं था दोस्तों क्योंकि उस समय क्या था, जहाज का निर्माण नहीं हुआ था, तो एक दूसरे देश से कनेक्टिविटी नहीं थी, तो देश को अपने देश को खतरा यहाँ से इधर से कहीं नहीं था, तो कहीं था तो यहीं से जहाँ से स्थान जुड़ा हुआ था। और इधर भी कुछ खास उस समय देश नहीं थे क्योंकि सारे तो इधर ही अपने में थे, तो केवल अफगानिस्तान, ईरान, ये सब इधर से ही आक्रमण करने भारत पर आते थे। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ नॉर्थ होता है तो इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। तो उसी में चलिए मगध के शासक को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने बृहदवंश, हार्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश को पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। लेकिन उसके पहले पढ़ने से पहले जो मौर्योत्तर काल था, इसके स्रोत कहाँ से मिले कि मौर्योत्तर काल के बाद ये भी वंश आए, तो उसके लिए कुछ साहित्य के बारे में आपको बता दे जहां से हमें पता चलता है कि मौर्योत्तर काल के बाद भी शासक हुए। तो वही प्रमुख स्रोत में अगर पढ़ा जाए तो बौद्ध धर्म अपना सबसे प्राचीन धर्म है, तो उसमें एक दिव्य वदान जो है बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो है पुष्पमित्र शुंग का जो है चित्रण मिलता है, और बौद्ध भिक्षुकों के संहारक के रूप में उनका चित्रण कैसा मिलता है, मतलब उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों का संहार किया। क्यों किया? क्योंकि पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था, और जब बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा तो उसे देखा नहीं गया और उसने भिक्षुकों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे पहला प्रमाण तो यही मिलता है, मौर्य काल के अंतिम शासक का वध किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने किया था। उसके बाद देखिए मिलिंद पन्नु, ये भी बौद्ध भिक्षुक नागसेन द्वारा पाली भाषा में लिखा गया था, और इस ग्रंथ में मेनांडर नामक जो यूनानी था, जो इधर से आया था, भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि मेनांडर जो है भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने भी हार खाया था। गार्गिक संहिता, इससे यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछ दे कि यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख किस साइड से था, तो गार्गिक संहिता। उसके देखिए मालवी कन्निंग मित्र, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ से शुंग वंश का शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है, और इसी के अनुसार अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र सिंध नदी पर यूनानियों को पराजित करता है। अग्निमित्र जो है पुष्पमित्र शुंग का पुत्र होता है, और इसका पुत्र कौन है? वसुमित्र। तो यही जो है सिंधु नदी को यूनानियों को पार नहीं करने दिया था। उसका देखा जाए तो कुछ सिक्कों के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो सिक्कों पर अब राजाओं के क्या है, नाम के साथ साथ तिथियों का भी उत्कीर्ण किया जाने लगा। पहले तिथियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब नाम के साथ उनका तिथि भी स्पष्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद शुंग वंश। तो शुंग वंश लमसम 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। तो अगर इसको देख लिया तो लगभग 110 साल है। ठीक है दोस्तों, तो 110 साल तक शुंग वंश ने भारत पर शासन किया। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक व्यदत्त की हत्या उसका सेनापति पुष्पमित्र शुंग जो है उसका सेनापति था, और इसके पूर्वज भी तो जो थे मौर्यों के घर काम किया करते थे। ठीक है, कोई राजपाट में कहीं तो वो सेवा करते थे, मौर्य वंश में आके अपना सेवा दिया करते थे। तो वही पुष्पमित्र शुंग जो था उनका क्या था, तो उनका सेनापति था, और इसको देखा नहीं गया क्योंकि एक तो राजा कमजोर होते रहे, दूसरे का आक्रमण हो रहा है, तीसरा बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है, तो इसको भी हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। इसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया।
जिसकी वजह से उसको यह आपत्ति हो गई कि बौद्ध धर्म क्यों बढ़ रहा है, और उस कारण से इसने क्या किया, तो व्यहदत्त की हत्या कर दिया। जो व्यहदत्त कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और यह एक ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कह सकते हैं, या आपको कह सकते हैं शुंग वंश। तो सबसे पहला ब्राह्मण जाति का आक्रमण किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए, पुष्यमित्र ने मिनांडर नामक यूनानी को युद्ध में पराजित किया था, जिसका प्रमाण मिलिंद पन्नो ग्रंथ में मिलता है। इन्होंने क्या है, पुष्यमित्र ने किसको, मिनांडर जो यूनानी शासक था उसको क्या किया था, तो उसको युद्ध में पराजित किया था, और इसका जो साक्ष्य है मिलिंद पन्नो में मिलता है। इनका सबसे पहले राजधानी देखा जाए तो पाटलिपुत्र था, लेकिन जैसे ही इनके पुत्र अग्निमित्र ने विदिशा को जीता तो उसको ही अपनी राजधानी बना दिया। पतंजलि, आपको पता है पतंजलि के बारे में, ठीक है, जिन्होंने पुष्यमित्र सिंह के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। पतंजलि बहुत बड़े साहित्य थे संस्कृत के, किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। उसको देखिए दोस्तों, स्तूप का नवीनीकरण पत्थर के द्वारा किया गया। स्तूप तो अशोक ने बनाया था, लेकिन उसके जो चारों तरफ से घिरा हुआ था वो लकड़ी का घिरा हुआ था। उसके बाद फिर किसी शासक ने ईंट का घिरवाया, उन्हीं के शासक ने, और अंततः शुंग वंश आता है तो उसको क्या कर दिया, तो नवीनीकरण करके और पत्थर यानी पाषाण से उसको सुसज्जित कर दिया। अब इसका जो रहा अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक जो रहा कौन था, देवभूति था, जिसकी हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने किया था, और इसी के बाद जो है कन्नड़ वंश की स्थापना होती है। तो सबसे पहले देखिएगा तो व्यहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया, और वसुदेव जो है देवभूति की हत्या की। देवभूति, तो देवभूति की हत्या, तो वसुदेव इसके पहले देव है और उसके अंत में, तो अंत हो गया, तो देवभूति का अंत हो तो कहाँ आएगा, तो वसुदेव होगा। आई होप दोस्तों आप इस ट्रिक को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कन्नड़ वंश, तो कन्नड़ वंश लगभग जो है 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक माना जाता है, लगभग 45 क्षमा चाहूंगा दोस्तों, हाँ 45 साल तक उन्होंने शासन किया। वसुदेव ने 75 बीसी में कन्नड़ वंश की स्थापना की, जो ब्राह्मण वंश का, ये भी क्या था, ब्राह्मण वंश का ही था, और इसमें 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, रायन और सुशर्मन, ठीक है। अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो सुशर्मन, और जिसकी हत्या किसने किया, सिमुक ने किया, तो याद रखिएगा सुशर्मन और सिमुक, ठीक है दोस्तों। तो उसकी हत्या किसने किया, तो सिमुक ने किया। कब किया था, तो 30 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट ने किया, जो नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना किया, जिसको क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहक वंश की, इसको क्या नाम दिए हैं, आंध्र सातवाहक वंश। तो इसकी स्थापना किसने किया, सातवाहक, याद रखिएगा सिमुक, ठीक है। सिमुक ने किसकी हत्या किया, तो सुशर्मन की। अब देखा जाए तो आंध्र सातवाहक वंश, जिसकी अगर अवधि देखा जाए तो 30 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 250 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम यहाँ से जो है ईस्वी में शुरू करेंगे, और जो आंध्र सातवाहक वंश है, इसका अगर क्षेत्र कहा जाए आज के डेट में, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसको आंध्र सातवाहक वंश की एरिया हुआ करता था, जिसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो सिमुक ने किया था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि पढ़ाई के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। और एक जैसे एक बैंक होता है, बैंक में आप पैसे रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं तो एक बार में इकट्ठा करते हैं, कभी 1 रुपया कभी 2 रुपया डाला और वो एक क्या है, इकट्ठा होकर बड़ा आपको रकम देता है। उसी प्रकार हर रोज
थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का अभ्यास कीजिए, और उसी तरह आपके पास एक विद्या का आपके पास भंडार हो जाएगा। तो उस आप कम इसको समझने का फिर से प्रयास यहाँ से करेंगे। आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, जो 20-30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक शासन किए। इसका संस्थापक सिमुक था और राजधानी कहाँ था? महाराष्ट्र। पुराणों में आंध्र, जबकि अभिलेख में इसको सातवाहक वंश कहा गया है। इस वंश को जो है पुराणों में आंध्र वंश कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इसको सातवाहक वंश कहा गया है। और इसका एरिया क्या था? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर इसका एरिया हुआ करता था। सातवाहनों के समय का जो नाना घाट अभिलेख से जो है भूमि दान का प्रथम प्रमाण मिलता है। इसके पहले ये लोग क्या थे? ये लोग हत्याएं करते थे। तो अभी यहाँ से जो है भूमि दान देना शुरू किए लोग, ठीक है। अब देखिए, इस वंश का महत्तम शासक जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जो लगभग 106 से ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक शासन किया। और नासिक अभिलेख से एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण का प्रमाण मिलता है। मतलब कि गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था उसको 2 पद देगा, एक मात्र ब्राह्मण और दूसरा क्या देगा? अद्वितीय ब्राह्मण का रूप दिया गया। उसको ये 2 उपाधियों के रूप से नवाजा गया है। और इसने जो है शक शासक नहपान को हराया था, ठीक है। और इसके बाद भी जो क्या है कि बहुत सारे वंश आए, जैसे अमीर वंश, इक्ष्वाकु वंश और चतुर सातकर्णी वंश, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक रहा ईश्वर सेन रहा। इक्ष्वाकु वंश का जो है शांतनु, ठीक है। इच्छा क्या है? आदमी को अशांत कर देता है, लेकिन हमें इच्छा अगर आए तो हमें शांत रहना चाहिए, तो वो इससे याद कर लीजिए। और चुटू सातकर्णी, इसका संस्थापक चुटू सातकर्णी ही था, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद क्या है, कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, जिसका संस्थापक जो था महामेघवाहन रहा। कौन रहा दोस्तों? महामेघवाहन। चूंकि कलिंग युद्ध भी एक बहुत महान युद्ध था, बड़ा युद्ध था, तो उसी से याद रखिएगा महामेघवाहन। प्रतापी शासक के रूप में खारवेल को माना गया है, जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें और भी प्राप्त हुए, जिसको आपको हम बताएंगे। तो महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदाए जाने का प्रथम साक्ष्य इसी अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से? तो हाथी के गुफा अभिलेख से। उसके बाद दोस्तों जैन भिक्षु को ग्राम दान में, मतलब जो जैन भिक्षु थे उनको ग्राम दान देने का जो अभिलेख जो साक्ष्य है वो भी किससे मिलता है? तो हाथी के गुफा से। और दक्षिण के तीनों राज्यों, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, दक्षिण के तीनों राज्यों चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख पांड्यों का उनके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? तो इसी हाथी गुफा में मिलता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों एक आपको यहाँ तक पकड़ हो गया होगा। और मैं आपको शुरू से ही कहता हूँ कि मेरा लिखवाने का एक ही उद्देश्य है, इतना बताने का। बहुत शॉर्टकट में हम मार सकते हैं, ऐसे ऐसे बता देंगे, बट उससे क्या है कि आप एक नोट्स नहीं बना पाएगा। और इस तरह से आप एक नोट्स बनाकर आप इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। हमेशा मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर फिर से अगर आप देखिएगा तो मौर्योत्तर काल, आपको बता दें तो मौर्य काल के पहले को हम क्या कहते हैं? मौर्य काल के पहले जो है, मौर्य काल के बाद को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। और उसके पहले आपको देखा जाए तो बृहदत्त वंश था, हार्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, उसके बाद बना मौर्य वंश। अब तब मौर्योत्तर काल, उस वंश के बाद होता है मौर्योत्तर काल।
क्योंकि एक विस्तार परिवर्तन आया था मौर्य काल के बाद, एक अपने देश में विस्तार परिवर्तन आया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको शुंग वंश, उसके बाद कन्नौज वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। आपको शुंग वंश बता देते कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने किसकी हत्या की थी? तो बृहद्रथ की, जो बृहद्रथ की हत्या की थी। और बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वह एक ब्राह्मण था और उसका सेनापति था, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके इसकी शुंग वंश की स्थापना किया। और इसका जो पुत्र था कौन था? देवभूति। देवभूति का हत्या किसने किया? तो वासुदेव, वसुदेव, देवभूति, याद रखिए देव पहले है, अब क्या है? देव मर गया, तो मर गया मतलब बाद में, तो वसुदेव ने इसकी हत्या करके कन्नौज वंश की स्थापना किया, ठीक है। कन्नौज वंश में भी 4 शासक, वसुदेव, भूमिमित्र, रायन और सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या किसने किया? सिमुक ने। और उसने क्या किया? तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो यही है। और ये तीनों जो वंश है, ये तीनों ही ब्राह्मण वंश थे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। और इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।